नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर बड़े कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती देते हुए 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से खरीदे जाने वाले ये लड़ाकू विमान कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के भीतर ही वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को मंजूरी दी। ये कदम भारतीय रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके तहत 73 हल्के लड़ाकू विमान, LCA तेजस Mk1A विमान और 10 तेजस Mk1 प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। देश देशांतर में आज विश्लेषण करेंगे कि कैसे तेजस के जरिए आत्मनिर्भर भारत की उड़ान और ऊंची होगी और इसकी खासियतों के चलते वायुसेना की ताकत में कितना इजाफा होगा। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा सर। हमारे साथ हैं इंडिया फाउंडेशन के निदेशक ध्रुव सी कटोच जी। साथ ही हमारे साथ हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के मुख्य संपादक मेजर जनरल रिटायर्ड रवि अरोड़ा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कटोच सर, आपसे शुरुआत करूंगी। HAL से 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से कितना बड़ा कदम साबित होगा? देखिए जी, मेरे अपने हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि भारत में एक बड़ी कमजोरी जो थी वो थी हमारी एविएशन सेक्टर में। और एविएशन सेक्टर की कमजोरी तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने लड़ाकू जहाज खुद बनाना शुरू करें और सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर जो है ये लड़ाकू जहाज की शुरुआत अभी हो चुकी है तेजस एयरक्राफ्ट से, जो पहले से ही 40 एयरक्राफ्ट लिए गए हैं और अभी 83 एयरक्राफ्ट और आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले से ही जो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था वो मारूत था और उसकी हमने बहुत साल पहले प्रोडक्शन बंद कर दी थी। वो मैं समझता हूँ वो गलती थी। 50-60 में ये जो बात हुई थी। तो अभी जाके ये जो एविएशन सेक्टर में ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस एविएशन सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर होना मैं समझता हूं बहुत ही जरूरी है। अभी आप देखिए स्पेस सेक्टर में और मिसाइल सेक्टर में भारत जो है पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता है, लेकिन एविएशन सेक्टर में हमारी बहुत कमजोरी रही है। ये कमजोरी तभी पूरी हो सकती है जब हम खुद अपने लड़ाकू विमान बनाना शुरू करें और हो सकता है अगले कुछ सालों में जो सिंगल आयल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उनको भी बनाना शुरू करें। तो ये जो कदम किया है प्रधानमंत्री की तरफ से और रक्षा मंत्री की तरफ से, हम इसका स्वागत करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। बिल्कुल। रवि अरोड़ा सर, वायुसेना की ताकत बढ़ाने के नजरिए से अगर देखें तो आपकी राय में तेजस की जो ये खेप होगी ये कितनी मजबूती देगी वायुसेना को? तो देखो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। और उदाहरण है बालाकोट का। ये इसमें फाइटर जेट्स में हमारा आत्मनिर्भर होना फ्रंट लाइन फाइटर जेट के साथ कितना अहमियत रखता है। बालाकोट में देखिए हमने जो अटैक किया वो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के साथ किया, स्पाइस बॉम्ब इस्तेमाल किए और एवैक्स जो वो भी ज्यादातर हवाई जहाज खुद ही बाहर से मंगाया हुआ है, वो C4 और इंटेलिजेंस और सपोर्ट जो था उसने दिया। दूसरी बात, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि सब कुछ जो है हमें फौरन अल्सा पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो है 1965 की लड़ाई। उसमें हमारे पास AMX 13 टैंक होते थे। जब भी 2 साइड में लड़ाई होती है, जो बाहरी ताकतें हैं वो एक एम्बार्गो लगा देती हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स, एम्युनिशन और वॉरलाइक मटेरियल का एक्सपोर्ट एकदम बंद कर देते हैं। हमारे पास AMX 13 का एम्युनिशन खत्म हो गया था और रातों रात गवर्नमेंट ने
उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जनरल दास थे दिल्ली में, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप फ्रांस जाइए और उनको कन्विंस करिए कि हमें एम्युनिशन की जरूरत है। वो वहां पर गए और उन्होंने कंपनी को बोला कि मेरी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करा दीजिए। उन्होंने करवा दी और उन्होंने बताया कि देखो, आपने दोनों इंडिया और पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगा दिया है, मगर मेरे देश को जरूरत है MX-13 एम्युनिशन, टैंक्स के एम्युनिशन की। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक यंग ऑफिसर था जब पहली महायुद्ध में, वर्ल्ड वॉर 1 में ईपर्स में लड़ाई हुई थी, गैस अटैक हुआ था, मैं वहां पर था और मैं वुंडेड हुआ था, मेरा खून बहा था, मैंने फ्रांस के लिए खून दिया है और आज हमें जरूरत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और रातों रात सीक्रेटली AMX-13 का एम्युनिशन एयरलिफ्ट करके इंडिया भेजा गया। बट ये दिखाता है कि कितना हम डिपेंडेंट थे ऐसी चीजों पर, ऐसे इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अभी हमारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट क्या हैं? Su-30 है, मिराज है, जैगुआर है, MiG-29 है और अब राफेल आया है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना ही इंडिजिनस मेड इन इंडिया फाइटर जेट, जो हमारा फ्रंटलाइन फाइटर जेट होगा, मेन जेट होगा, वो हमारे अपना ही होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स में। नहीं तो अगर हम डिपेंडेंट होंगे वर्ल्ड सप्लाई चेन पे, बाहर से सपोर्ट पे, स्पेयर्स पे, एम्युनिशन और उसके आर्मामेंट पर, तो फिर हम निर्भर ही रहेंगे और फिर हम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है अनिल चोपड़ा सर, जो नया तेजस भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है उसे काफ़ी अपग्रेड किया गया है। अगर देखें तो एक तरफ हमारे सामने अगर बॉर्डर पर देखें तो रेगिस्तान की तपती गर्मी है, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे दुर्गम और सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। पाकिस्तान और चीन के फ्रंट पर हमें मुस्तैद रहना है। 4th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन्स हैं उसमें अगर तेजस को देखें, उसकी खूबियों की बात करें, तो कैसे बाकियों से ये 20 साबित होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि 83 LCA Mark 1A का अप्रूवल हो गया है और इससे आने वाले टाइम में एयरफोर्स को ये जहाज मिलने शुरू होंगे। क्योंकि 1984-85 में मैं जब यंग टेस्ट पायलट था तब ये LCA का प्रोग्राम शुरू हुआ था और मैं इस प्रोग्राम में तब जुड़ गया था। और उसके बाद जब मैं फ्लाइट टेस्ट सेंटर का हेड बना उस टाइम 2003 में ये LCA जहाज 2001 में अभी उड़ना शुरू हुआ था। तो मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहा है LCA प्रोग्राम में और हर स्टेज, मॉनिटरिंग स्टेज के लिए। क्यों ये पहले मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी स्टेप था। देखिए 40 LCA Mark 1 का हम ऑर्डर दे चुके हैं, उसमें से 24-25 जहाज आ चुके हैं एयरफोर्स के पास और थोड़े से ही जहाज और बनने हैं। मगर LCA Mark 1 जो है वो हमारी एयरफोर्स के लिए काफी नहीं था। जो स्पेसिफिकेशन हमने इंडियन एयरफोर्स ने दी हैं उसके लिए और उसमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी, वो इंप्रूवमेंट्स आने वाली हैं LCA Mark 1A में। क्या आने वाला है मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि इसके अंदर एक आईसा रेडार आने वाला है, इसके अंदर A-to-A रिफ्यूलिंग आएगी, इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बनेगा, इसकी जो मेंटेनेंस है वो मच इजियर हो जाएगी और तरह के वेपन्स हम इसके अंदर डाल पाएंगे। तो 1A जो है एक बड़ा स्टेप है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज भारतीय वायुसेना सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, हालांकि ऑथराइज्ड हैं 42। तो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है काफी देर से डिले हो रही थी। भारत के पास 2 चॉइसेस थी। चॉइस 1 थी कि हम इंडिजिनस जहाज बनाए, चॉइस 2 है कि बाहर से हम ले आए। दोनों चॉइसेस इस टाइम एक्सरसाइज हो रही हैं। हमने रफाल बाहर से खरीदा, हम थोड़े से और Su-30 और MiG-29 बाहर से खरीद रहे हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है 40 से 83 जब ऐड हो जाएंगे तो 123 LCA Mark 1 है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमको फाइनली इसके अलावा 200 LCA Mark 2 भी चाहिए। मगर LCA Mark 2 और भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, उस स्टेप पे पहुंचने के लिए LCA Mark 1A एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 साल बाद ये इंडक्ट होना शुरू होगा और ये जहाज फाइनली हमको
पूरे के पूरे 83 आने वाले 7-8 साल उसके बाद में मिलेंगे, और तब तक हमारा मार्क 2 भी तैयार होगा। तो ये जो स्टेज है LCA मार्क 2 के लिए, या उसके बाद जो एडवांस हमने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। और जो सवाल आपने किया उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं। भारत में समर्स में 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन दिल्ली में 40 क्रॉस कर जाती है। मगर जो जहाज का कॉकपिट होता है, जहां पे उसके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, उसमें टेम्परेचर धूप के से 50 से भी डिग्री के ऊपर चले जाती है। और दूसरी तरफ लेह, जो दुनिया का सबसे ऊंचा अड्डों में से एक है, वहां पे माइनस टेम्परेचर्स है। तो जो भी इंडिया में जहाज हम बनाते हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इट हैज टू केटर कि राजस्थान की गर्मी और हिमालयाज की सर्दी में वो ऑपरेट कर सके। आप जानते हैं, हम सब ने तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, आपने आपकी चैनल में दिखाए गए हैं जब LCA लेह में ऑपरेट किया। और आज के दिन में जब लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, LCA वहां से अभी ऑपरेट करने शुरू हो गया है। बिल्कुल। कटोच सर, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र की बात करें अगर, तो आत्मनिर्भरता के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का सफ़र रहा है? इस दिशा में जो कोशिशें रहीं वो कैसी रही हैं? और जब हम रक्षा के क्षेत्र में रक्षा उपकरणों और साजो सामान के निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, तो इसका आखिर मतलब क्या है? कैसे हमें ये मजबूत बनाता है? आपका नजरिया क्या है इस पर? सबसे पहले तो ये देखना है, जैसे कि जनरल अरोड़ा साहब ने पहले बता दिया था कि अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हाँ। तो जब जरूरत पड़ती है वो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बातें ये हैं कि जब हम खुद अपने हथियार बनाते हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो अपने देश में रहती है। जो जॉब्स, जो नौकरियां बनती हैं, जैसे कि इस तेजस में ही 50,000 से ज्यादा नौकरियां जो है वो भारत में आएंगी। और जो लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो एक अलग सा एविएशन इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए फायदेमंद होगा। अभी अगर हम पिछले सालों की बात करें तो क्या हुआ था कि 2004 से 2014 तक जो डिसीजन मेकिंग थी, ये 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो डिसीजन मेकिंग थी, ये मैं समझता हूं बहुत कमजोर रही। और जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन था, वो बहुत स्लो हो गया था। इसी दौरान का अगर आपको याद होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट हमने खरीदने थे, और कई सालों के बाद नेगोशिएशन करने के बाद जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया था, वो 2013-14 में वो रद्द कर दिया गया। इसीलिए फिर प्रधानमंत्री को 2016 में ये 36 राफेल जो है एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन देके वो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ थी, जो स्क्वाड्रन्स की होल्डिंग, जो एयर मार्शल साहब ने थोड़ी देर पहले बताई, वो बहुत कम हो चुकी थी। तो ये मैं समझता हूं कि जहां तक अपनी खुद की इंडस्ट्री है, इससे बहुत फायदे होते हैं। एक, टेक्नोलॉजी जो होती है वो सिर्फ मिलिट्री के एप्लीकेशन के लिए नहीं होती है। यही टेक्नोलॉजी जो है, इसके कई सिविल एप्लीकेशन आ जाते हैं, और ये जो लोकल इंडस्ट्रीज है फिर वो बढ़ जाती हैं। एक बार इंडस्ट्रियल बेस बन जाता है, नौकरियां बढ़ जाती हैं, उसके बाद यही हथियार एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो है पैसा देने की बजाय से पैसा फिर देश में आना शुरू हो जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि जो अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे और अपने डिफेंस को मजबूत बनाते रहे, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि डिफेंस से ही हमारा जीडीपी जो है वो 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट्स और ऊपर हो जाएगा। ये इसके लिए ये इसकी मान्यता रखता है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि डिफेंस में सिर्फ पैसे जाते हैं। डिफेंस में देश की रक्षा होती है, देश का इकोनॉमी भी डेवलप होता है, और देश में जो जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता है, ये भी अभी शुरू हो गई है। ठीक है। रवि अरोड़ा सर, जैसे अब काफ़ी सारी शुरुआत इस क्षेत्र में हो गई हैं, और लंबे वक्त की कठिनाइयों के बाद किसी स्वदेशी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो क्या आप ऐसा माने कि इससे न सिर्फ HAL को लाभ होगा, क्या अब कई छोटी जो और हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं वो भी इससे फ़ायदा ले पाएंगी? अब आगे की राह कैसी दिखाई दे रही है?
जैसे निर्यात की बात कर रहे हैं कटोच सर, क्या निर्यात के क्षेत्र में भी, खासकर हम मित्र देशों की अगर बात करें, उन्हें रक्षा उपकरण निर्यात करने की दिशा में भी हम बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जब ये ऑर्डर अनाउंस हुआ है, हाँ। ये भी देखा जा रहा है कि तेजस में लोकल कंटेंट कितना है। कोई कहता है 60% है, कोई कहता है नहीं 40 है, कोई कहता है 70 है। गवर्नमेंट ने जो बताया है वो तकरीबन 60% बताया है, जी। वो हमें मानना पड़ेगा। इस तेजस में खास करके एयरफ्रेम और कंपोजिट्स और लैंडिंग गियर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, डिस्प्ले वगैरह, और जैसे वायरिंग है, ये सब इंडियन है, चाहे एचएएल में बनी हो, प्राइवेट सेक्टर में बनी हो, या कोलैबोरेशन से या ऑर्डर दे के बनी हो। कुछ हिस्से पुर्जे हैं जो ऑर्डर डिजाइन के मुताबिक बाहर से बन के आ रहे हैं, जो एचएएल ने ऑर्डर प्लेस किया है। और अब क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि इसका मेड इन इंडिया कंटेंट बढ़ाया जाए, इसमें काफी सारे जो हिस्से पुर्जे और पार्ट और कंपोनेंट हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हालांकि जो मेजर असेंबलीज हैं, सबसे बड़ा तो इंजन होता है, वो अमेरिका से आया है। कहते हैं कि पूरे हवाई जहाज में 25% बाई वैल्यू तो इंजन ही होता है। तो आप ये समझें कि अगर सिर्फ इंजन ही बाहर से आए और बाकी हम सब कुछ बना लें तो 75% इंडियन हो सकता है। अब इंजन के बारे में भी गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में कि इंजन यानी चिप्स मेकिंग ये एक नेशनल मिशन के तौर पे अपनाई जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर इसके अलावा जो मेजर कंपोनेंट हैं उस पे भी बड़ी कोशिश हो रही है कि उनको इंडिजनाइज किया जाए। अब खास करके जो पिछले 3-4 साल में पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने 101 आइटम की लिस्ट निकाल दी कि ये इंपोर्ट नहीं होंगे। उसमें पाबंदियां लगा दी कि इस साल, अगले साल और 2024 तक क्या क्या आइटम हैं जो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। डीआरडीओ ने भी 108 आइटम्स की लिस्ट बना के दे दी कि ये प्राइवेट सेक्टर ही इसको R&D डिजाइन डेवलपमेंट करेगा और हम मदद करेंगे। इसके अलावा जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है उसमें भी नए कैटेगरीज आ गए हैं जिसमें बढ़ावा दिया गया है कि अगर 50 से 60% इंडिजिनस कंटेंट है तो वो इंडिया में ही ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। एमएसएमईज को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ऐसी बनाई गई है ताकि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, अपने ही रिक्वायरमेंट के लिए बनाएं और एक्सपोर्ट भी करें। तो इस किस्म के जो इनिशिएटिव खास तौर पे अभी लिए गए हैं, इससे एलसीए प्रोग्राम को भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएंगी इसको सपोर्ट करने के लिए। मगर बड़ी बात यह है कि एचएएल और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, और खास करके R&D के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट कंपनीज को बोले कि आप जिस जिस चीज का हमें जरूरत है उसमें R&D करें। हाई टेक्नोलॉजी आइटम है, फंडिंग हम करेंगे, रिस्क हम उठाएंगे, और अगर आप बना सकते हैं तो अश्योर करें कि ऑर्डर्स आपको ही मिलेंगे, आपसे प्रोक्योरमेंट करेंगे। इस दिशा में भी काम शुरू हो गया है और एलसीए के लिए बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। अनिल चोपड़ा सर, आप क्या कहेंगे इस पर? हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी पहले कहा था कि वायुसेना के पास कुल 42 स्क्वाड्रन हैं और हम जानते हैं कि अभी ये सभी पूरे नहीं हैं, और एचएएल के साथ जो ये 83 लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ है, अब इन स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ेगी। अभी वायुसेना के पास कुल 30 हैं, और यानी कुल देखें तो कुल से 12 कमी है अभी, जिसकी बात एयर चीफ मार्शल भी कह चुके हैं। क्या लग रहा है कि जो अब रफ्तार है, क्योंकि इस प्रोग्राम तेजस को लेकर जो प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी डिले रहा है, वो रफ्तार अब कितनी जल्द आगे बढ़ेगी? आपकी राय क्या है इस पर? पहले तो मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ एलसीए के बारे में कि एलसीए में बहुत गुण है। ये दुनिया का लाइटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, वर्ल्ड का लाइटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। 70% इसमें कॉम्पोजिट हैं जो टोटली इंडियन है, और इंडिया आज दुनिया को कॉम्पोजिट एक्सपोर्ट कर रहा है तरह तरह की चीजों के लिए, ट्रेन के लिए, जहाजों के लिए, तरह तरह के कॉम्पोजिट्स हम दे रहे हैं। और जैसे जनरल कटोच ने भी कहा और जनरल अरोरा ने भी कहा,
देखिए, जो कंपोनेंट्स इस जहाज में क्रिटिकल हैं, जो बाहर से हम ले रहे हैं और जिसके लिए इंडिजनाइजेशन हो रही है, एक तो इंजन है, और आने वाले कुछ समय तक हमको इंजन बाहर से लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 देश हैं इस दुनिया में जो जहाज के इंजन बनाते हैं। जी। इवन चाइना जैसा देश जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने डिफेंस R&D में भी बहुत पैसा लगाया है, उनके से भी अभी तक फाइटर जहाज का इंजन अच्छा तैयार नहीं हो पाया। तो इस पे एक कंसंट्रेट करने का एक नेशनल मिशन बन चुका है। हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री के लेवल से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि इंजन पे कंसंट्रेट करो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो सिस्टम होता है जहाज के अंदर है, वो है रेडार। तो लेटेस्ट जो रेडार है, आईसा रेडार जो कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार जो होते हैं, वो अभी इंडिया उसमें पूरा माहिर नहीं है। मगर खुशी की बात है कि हमने इजराइल के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है। उस जॉइंट वेंचर से ऐसा रेडार जो बनेगा वो LCA के अंदर उसको लगाया जाएगा। तो ये तो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, और बाकी सारे कंपोनेंट्स तकरीबन इंडिया में बन रहे हैं। तकरीबन 70 प्राइवेट कंपनीज हैं जो तरह तरह के पुर्जे देने जा रहे हैं। दूसरी बात है, हमारी एयरफोर्स की अब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। देखिए, आज के दिन में इस साल LCA Mark 1 12 से लेके 14 जहाज बनने वाले हैं, यानी कि 31 मार्च तक मैक्सिमम 12 या 14 जहाज इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, उन्होंने के पास एक JF-17 जहाज है, वो 16 से 18 हर महीने साल बना रहे हैं। एक्चुअल कैपेसिटी उनके पास 25 जहाज बनाने की हो चुकी है, और ये दोनों जहाज तकरीबन एक ही समय में प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। मगर जो JF-17 है, आज 130 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। तो LCA की प्रोडक्शन बढ़ाना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एयरफोर्स ने कहा है 16 से 18 जहाज जरूर बनाइए, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर हमको स्क्वाड्रन्स को फुलफिल करना है। देखिए, आज के दिन में हम 12 स्क्वाड्रन शॉर्ट हैं, और आने वाले 4 सालों में और 4-5 स्क्वाड्रन को रिटायर होना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम MiG-21 के कुछ वेरिएंट्स को उड़ा रहे हैं, वो रिटायर होंगे। इसके लिए LCA की प्रोडक्शन बढ़ाना एक बड़ा एक टारगेट है, जो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली स्पेल कर दिया है HAL को, कि आप इसकी प्रोडक्शन की सेकेंड लाइन, जो 8-8 जहाज की एक लाइन होती है, वो सेकेंड लाइन वो शुरू करेंगे, और उससे फिर हमारे एयरफोर्स की स्ट्रेंथ। और एक और लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं कि जो वेपन्स हैं हमारे, वो बहुत इंडिया में अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। एयर टू एयर मिसाइल, चाहे ये अस्त्रा है या चाहे वो हमारी ब्रह्मोस की सीरीज की मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड है, ये इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी है, और वो सारे वेपन्स आहिस्ता आहिस्ता LCA के ऊपर आ रहे हैं, और इससे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है। एक ना एक दिन 14-15 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स के अंदर LCA की होंगी। बिल्कुल। और आखिर में कटोच सर, जैसे हम देख ही रहे हैं कि भारत उन्नत या कहे अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं और प्रणालियां हैं, उनका डिज़ाइन, विकास और निर्माण स्वदेशी रूप से करने की जो अपनी ताकत है उसमें इजाफा कर रहा है। लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र और विनिर्माण के क्षेत्र में हम बात करें तो उसकी राह में आपकी नज़र में क्या ऐसे चैलेंजेस हैं बड़े, क्या चुनौतियां हैं, और इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जो चुनौतियां हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहले जो हमारी जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं, उसमें काफी सुधार आ चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ और सुधार की भी अभी तक आवश्यकता है। एक तो जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको किस प्रकार से परमिशन मिलती है, कितनी जल्दी सेटअप हो सकती है, और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको किस प्रकार से सपोर्ट देना, ये अभी तक भी, अब बेशक इसके ऊपर काफी पिछले 4-5 सालों में काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी तक भी मैं समझता हूँ इसमें और तेजी आ सकती है, और हमको उस मॉडल पे जाना चाहिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का डार्पा है। ये तो एक है। दूसरी बात मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है। एम आशा चोपड़ा ने कुछ देर पहले ये कहा कि वो टाइमलाइंस की बात कही। अभी देखिए, अगर हम DRDO ने बोला है कि वो 3 साल के बाद 5 साल के अंदर, इसका मतलब अभी से लेके 8 साल तक ये पूरे 83 जहाज दे देगा, तो अगर वो नहीं देता है तो अकाउंटेबल कौन रहेगा? तो मैं समझता हूँ पूरे सिस्टम में बेशक जो प्रोडक्शन एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है, जो मैनेजमेंट में है,
ये टाइम लाइन्स के ऊपर इनको चलना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये एचएएल ने तो खैर एचएएल, डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर पूरे तौर पर शामिल नहीं होगा हमारे प्रोडक्शन एजेंसीज में, तब तक जिस प्रकार से हम जिस तेजी से जाना चाहेंगे उस तेजी से नहीं जा सकेंगे। और मुझे लगता है कि भारत सरकार की इस समय पर वही कोशिश है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर को और मौका दे रहे हैं ताकि वो भी देश की डिफेंस के लिए अपना पूरी ताकत और अपनी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो लगा सके। बिल्कुल। और इसी के साथ देश देशांतर में आज का समय यहीं पूरा हो गया है। ध्रुव सी कटोच सर, अनिल चोपड़ा सर, रवि अरोड़ा सर, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केंद्र सरकार की ओर से लगातार देश में ही रक्षा से जुड़े सामानों, हथियारों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है और लंबे वक्त की कठिनाइयों के बाद किसी स्वदेशी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ एचएएल को लाभ होगा बल्कि कई छोटी देसी कंपनियां भी हैं जो इससे फायदा ले पाएंगी। और भारत अब रक्षा उपकरणों, साजो सामान के देश में ही उत्पादन के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में जो कुछ चुनौतियां हैं उन पर अगर जल्दी कदम उठाता है तो इस दिशा में काफी लंबी छलांग लगा पाएगा। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।